नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम बातें मुलाकातें। इस सीरीज में हम एक नए व्यक्तित्व से मुलाकात कराते हैं जिसका साहित्य से, संस्कृति से और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों में स्थान हासिल है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं देश के जाने माने कवि डॉक्टर अरुण मित्तल जी से। डॉक्टर अरुण मित्तल जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अरुण मित्तल जी के 20 वर्ष के साहित्यिक सफर पर। इससे पहले कि हम अरुण जी से बातें करें, मैं थोड़ा सा परिचय अरुण जी का अपने दर्शकों को बताता हूँ। अरुण मित्तल जी अद्भुत के नाम से लिखते हैं कविताएं, और चरखी दादरी भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं मूल रूप से, और इस समय नोएडा में रहते हैं। और प्रोफेसर के रूप में आप बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसर हैं। और अगर डिग्री की बात की जाए तो MA, MBA, MPhil, PGDR, PhD, बहुत अच्छी डिग्रियां हैं। और लेकिन इनका जो साहित्यिक चेहरा है उससे हम आज आपको रूबरू कराते हैं। इन्होंने बहुत 20 साल के सफर में कई पड़ाव देखे हैं। तो सबसे पहले अरुण जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको जो ये लिखने की कला है, ये क्या विरासत में मिली या कोई गुरु ऐसे मिले जिनसे आपने इसको सीखा और धीरे धीरे ये विधा विकसित होती गई? जी अरुण जी। जी विनोद जी, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और ये जो आपकी पहल है साहित्यकारों से मुलाकात की, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। आज के दौर में जहाँ सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वहाँ आप जैसे जो दीपक हैं वो जल करके ये प्रकाश दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि क्योंकि कविताएं क्या है कि साहित्य जो है वो कोई प्रोफेशन नहीं है। साहित्य कोई व्यापार नहीं है। तो साहित्य की एक तो सबसे बड़ी जो चीज है, गुरुओं से और पुस्तकों से तो हम सीखते ही हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये एक आशीर्वाद देकर के भेजता है धरती पर कि आपको एक कलाकार बनना है, आपको एक साहित्यकार बनना है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, कविताएं पढ़ने का बहुत शौक था। और मैं अपने बड़े भाई की जो किताब थी हिंदी की, उसकी भी कविताएं मैं याद कर लेता था। मुझसे 2 क्लास आगे थे। मैं अगर 7th में हूँ तो वो 9th में है, तो उनकी 9th की हिंदी की किताब को भी मैं याद कर लेता था। तो धीरे धीरे मुझे उन लोगों का सहयोग मिलना शुरू हुआ जो कविताओं के क्षेत्र में जानते थे, जिनको समझ थी। और सबसे पहले तो मेरे पिता श्री महावीर प्रसाद मित्तल ही थे, जो निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते थे और जिनको कविताओं की एक व्यावहारिक समझ थी। तकनीकी नहीं थी लेकिन व्यावहारिक समझ थी, जिन्होंने बड़ा प्रोत्साहित किया। एक मेरे चाचा जी थे, मेरी दादी की बुआ के, वो मेरी दादी के भाई के बेटे, राजेंद्र राजदीप नाम से वो लिखते थे। तो उन्होंने मुझे मात्राएं गिननी सिखाई। तो मुझे बड़ा रोचक लगा, क्योंकि मैं गणित में भी बहुत अच्छा था और हिंदी साहित्य में भी था। बड़ा रोचक मुझे लगा। और फिर एक अकस्मात ही कहीं से मुझे एक प्रभाकर की पुस्तक मुझे हाथ लगी, जिसमें छंद और मात्राओं के विषय में बहुत गहन गूढ़ बातें थी। और उससे मेरा फिर तकनीकी रूप से मैं सक्षम हुआ, और मैंने करीब करीब 2000 में, सन 2000 में मैंने लिखना शुरू किया। और मंचों पर सुनाना तो मैंने करीब और भी 5-6 साल पहले से ही शुरू कर दिया था, दूसरों की कविताएं याद करके। तो इस तरह से इस सफर की एक शुरुआत हुई, जिसमें मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से मेरे पिता और मेरे चाचा, वो मैं उनको समझता हूँ कि वो प्रारंभिक गुरु मेरे रहे। और फिर उसके बाद पुस्तकें मेरी दी गई। आपने अपनी कविता लिखने से पहले कोई ऐसी कविता जरूर सुनी होगी जिसने आपको प्रभावित किया, और उस कविता को आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये मैं समझता हूँ कि सच में एक बहुत ही भाव विभोर करने वाली बात है। अ, मैंने रसखान के सवैये मुझे बहुत प्रिय थे।
तो जो मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हम्म, रसखान के सवैये, गिरधर की कुंडलियां, और उसके बाद मैं समझता हूँ हमारे देश के वीर रस के सबसे प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पंवार, हम्म, इनकी कविताएं सुनकर के मुझे, मेरे मन में मतलब बहुत, मैंने कभी कविताओं के किसी विषय को बांधा नहीं कि मुझे वीर रस पसंद है या मुझे गजलें पसंद हैं या मुझे हास्य पसंद है। मुझे जहां भी कविता के दर्शन हुए, वहां वहां से मैंने कविताओं को सीखा। लेकिन मैं ये कहूंगा भूषण के छंद और अ, उसके बाद रसखान के सवैये और तुलसी की चौपाइयाँ, और मंच के कवियों में ओम प्रकाश आदित्य जी और डॉक्टर हरिओम पंवार, इन सब की कविताओं को पढ़ करके मैंने अपने लिए एक रास्ता चुनने का प्रयास किया। एक इतने 20 साल के सफर में आप बहुत सारे कवियों से मिले और ऐसे दिग्गज कवि जिनके बारे में आप शुरू में पढ़ते होंगे या शुरू में देखते होंगे, वो क्षण क्या था जब आप ऐसे कवि से मिले और उनके साथ मंच पर कविता शेयर की? जी। एक बड़ा रोचक, मैं विनोद जी आपको दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, मैं वो साझा करना चाहूंगा कि सचमुच के बड़े कवि कौन होते हैं। बहुत बड़े शायर हुए हैं राजगोपाल सिंह जी, हम्म, जिन्होंने प्रकृति पर और प्रेम पर एक अलग तरह की गजलें लिखी हैं, बहुत ही शानदार। हम्म, और एक समय पर ये तीन बड़े शायर मंचों पर होते थे, जिसमें विज्ञान व्रत और विज्ञान व्रत, मंगल नसीम और राजगोपाल सिंह, ये तीन बड़े हम्म, नाम थे। हम्म, अकस्मात श्रवण राही जी का देहांत हुआ और उनके स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं उन दिनों नोएडा में बिल्कुल नया नया आया था। हम्म, तो उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन था, विवेक गौतम उसका संचालन कर रहे थे और राजगोपाल सिंह और मंगल नसीम जी मंच पर थे, और मैं उस कार्यक्रम में एक श्रोता के रूप में वहां पर बैठा था। हम्म, राजगोपाल जी मंच से उतरे और शायद धूम्रपान के लिए या किसी कारण से वो मंच के पीछे थे, तो मैं दौड़ करके गया और मैंने उनके पांव छुए और मैंने कहा कि मैं आपका एक प्रशंसक भी हूँ। और तो उन्होंने कहा कि शायरी करते हैं आप? मैंने कहा हाँ, बस थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सुनाइए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये कार्यक्रम विधिवत रूप से चल रहा है और मैं ऐसे किसी भी कार्यक्रम को मैं आयोजकों के लिए कोई समस्या नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे आपकी कविताएं सुननी। आप सोचिए, इतने बड़े कवि ने कहा कि मुझे आपकी कविताएं सुननी है। हम्म, और फिर मैंने अपनी कुछ गजलें पढ़ी तो सब लोगों ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगा कि कमाल है, एक युवा कवि को मंच से उतरकर एक बड़ा कवि बुलाकर के ये कह रहा है कि मुझे आपकी गजलें सुननी है। और ये वही राजगोपाल जी थे जिन्होंने एक मेरी गजल सुन के कहा कि मुकम्मल गजल है, इसमें बेहतर काफिया आप और लगाइए। और फिर हम्म, मैंने गजल का मतलब बदला और मैंने बेहतर काफिया लगाया। आज राजगोपाल जी हमारी स्मृतियों में ही हैं, लेकिन मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मैं ये घटना याद करता हूँ। ऐसे ही काफी सारे मैं मेरे अनुभव रहे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अनुभव। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, शंभू शिखर, हम्म, चिराग जैन, जो अ, हमेशा जस्ट, जिसको कहते हैं ना, जस्ट ए फोन कॉल अवे, एक हम्म, कॉल करें तो वापस कॉल आता है, कि कितने बड़े कवि होने के बाद भी वो बड़े प्रिय हैं। हम्म। तो जो आपने उनके कहने पर सुनाई थी वो गजल, या वो जो मतलब जो भी आपने सुनाया, वो आप जी हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर कीजिए। उसमें आपने साथ कुछ बदलाव भी किया होगा। जी, और मैंने बदलाव किया। जी जी। मैं पेश करता हूँ, मेरी गजल है कि शेर ये है कि हमेशा वो मेरी उम्मीद से बढ़कर निकलता है। हम्म, और जो ओरिजिनल था मैं वो बताता हूँ कि हमेशा वो मेरी उम्मीद से बढ़कर निकलता है। मेरा मेरे घर में ही अब अक्सर मेरा दफ्तर निकलता है। तो मैंने फिर इसको बदला कि हमेशा वो मेरी उम्मीद से बढ़कर निकलता है। हम्म, मेरा गम हर नए मौसम में कुछ बेहतर निकलता है। और शेर है कि कहाँ ले जा के छोड़ेगा न जाने काफिला मुझको, हम्म, कहाँ ले जा के छोड़ेगा न जाने काफिला मुझको, जिसे रहबर समझता हूँ वही जोकर निकलता है। हम्म, जिसे रहबर समझता हूँ वही जोकर निकलता है। तुझे मैं भूल जाने की करूँ कोशिश भी तो कैसे, तेरा हम्म, एहसास इस दिल को अभी छूकर निकलता है। हम्म, तुझे मैं भूल जाने की करूँ कोशिश भी तो कैसे,
तेरा एहसास इस दिल को अभी छूकर निकलता है। और शेर ये है कि मेरे इन आंसुओं को देखकर हैरान क्यों हो तुम। मेरे इन आंसुओं को देखकर हैरान क्यों हो तुम। मेरा ये दर्द का दरिया तो अब अक्सर निकलता है। मेरा ये दर्द का दरिया तो अब अक्सर निकलता है। और एक बड़ा ही खास शेर जो मैं समझता हूँ शायद मेरा सबसे अच्छा मैंने जो शेर कहा, कि आज जो दौर है जहाँ लोग आपके चेहरे पर बेबसी और आंखों में आंसू देख करके आपकी कीमत लगाते हैं, तब मैंने एक शेर कहा कि अब उसकी बेबसी का मोल दुनिया क्या लगाएगी। अब उसकी बेबसी का मोल दुनिया क्या लगाएगी। वो अपने आंसुओं को घर से ही पीकर निकलता है। अब उसकी बेबसी का मोल दुनिया क्या लगाएगी। वो अपने आंसुओं को घर से ही पीकर निकलता है। निकलता ही नहीं अद्भुत किसी पर भी मेरा गुस्सा। निकलता ही नहीं अद्भुत किसी पर भी मेरा गुस्सा। मगर खुद पर निकलता है तो फिर जी भर निकलता है। मगर खुद पर निकलता है तो फिर जी भर निकलता आपने प्रकृति, श्रृंगार, देशभक्ति कई विधाओं में लिखा। क्या है। कोई जी। ऐसी भी रचना है जो आपने देखकर कोई ऐसा नजारा देखा? क्योंकि अमूमन रचनाएं अंदर से निकलती हैं, जब कोई अ, हम्म। दिखता है सामने कुछ ऐसा, उसके बाद निकलती है। तो कोई ऐसी रचना सुनाई जो आपने देख के, जो आपके आपने देखा, उसके बाद आपके अंतर मन में उतरी वो कविता, और वो जो भी गजल, उसको आपने फिर लिखा। एक छोटा सा गीत था उसका मैं एक बंद सुना देता हूँ। जी जी। एक बार मैंने एक नहीं, गीत नहीं, एक गजल है। गजल के एक दो शेर ऐसे हुए जो मैंने देख करके कि हुआ क्या कि मैं एक अपने कोई रिश्तेदार थे, मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए कभी किसी की मृत्यु पर मुझे कभी जाने को नहीं कहा जाता था, क्योंकि बड़े हम्म लोग चले जाते थे। एक बार दुर्भाग्यवश कोई रिश्तेदार थे वो नहीं रहे, तो उनके जब उनके घर गए तो मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि एक बच्चा, मैं उन दिनों बहुत छोटा था, 15 साल 20 साल पहले की ये बात है, तो मुझे लगा कि एक अजीब सी खामोशी है वहाँ। हम्म मतलब सब लोग खामोश हैं। तो बरबस मुझे मेरा एक शेर हुआ कि सिर्फ और सिर्फ खामोशी तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम जिंदगी को कितनी गालियां देते हैं, हम्म लेकिन सच ये है कि सिर्फ और सिर्फ खामोशी तो नहीं, जिंदगी मौत से बुरी तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ खामोशी तो नहीं, जिंदगी मौत से बुरी तो नहीं। और शेर है कि आंसुओं से जिसे न सींचा हो, कुछ भी हो पर वो शायरी तो नहीं। आंसुओं से जिसे न सींचा हो, कुछ भी हो पर वो शायरी तो नहीं। और नूर पाने की है तमन्ना भी, पर हम्म कभी की वो बंदगी तो नहीं। नूर पाने की है तमन्ना भी, पर कभी की वो बंदगी तो नहीं। हम्म दर्द दिल का तुम्हें बताएगा, हम्म इश्क है हाँ ये दिल लगी तो नहीं। दर्द दिल का तुम्हें बताएगा, इश्क है हाँ ये दिल लगी तो नहीं। तुमने अद्भुत कहा है हाले दिल। तुमने अद्भुत कहा है हाले दिल। तुमको खुद से ही दुश्मनी तो नहीं। हम्म तुमको खुद से ही दुश्मनी तो नहीं। तो इस तरह की कुछ कुछ और छोटी छोटी कविताएं कभी कभी हुई। हम्म। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समाज की जो परिस्थितियां हैं या कभी कभी कुछ सामने दिखता है तो वो कविताओं में जरूर आता है। जी। आपने जो एक कुछ कवि ऐसे हैं जो अमरत्व, मतलब कृति उनकी ऐसी अमरता की तरफ बढ़ी है कि वो बहुत बारीकी से उन्होंने कविता को लिखा। हम्म। आपने ऐसे जैसे नीरज जी हैं, इस तरह के कवियों के साथ भी मन शेयर किया होगा, उनके सामने पढ़े होंगे। तो आपको कोई ऐसी कविता जो इन कवियों में, किसी की ऐसी कविता हम्म। जो आपको अच्छी लगती है और आपको कुछ याद हो उसकी लाइन? मैं समझता हूँ कि ये काफी सारे ऐसे कवि हैं, और मुझे विशेष रूप से जो हिंदी की, मैंने मंच तो नहीं साझा कर पाया मैं भारत भूषण जी के साथ, लेकिन मुझे उनकी एक कविता बहुत अच्छी लगती है। हम्म और उस कविता का शीर्षक है मेरी नींद चुराने वाले। हम्म, तो मैं आपको कुछ चार छह जी जी, पंक्तियां सुनाता हूँ उस बिल्कुल। कविता की। मेरी नींद चुराने वाले, जा तुझको भी नींद ना आए। हम्म मेरी नींद चुराने वाले, जा तुझको भी नींद ना आए। हम्म पूनम वाला चांद तुझे भी सारी सारी रात जगाए।
हम्म, तुझे अकेले अपने तन से बड़ी लगे अपनी ही शैया, हम्म, चित्र रचे वह जिसमें चीर हरण करता हो कृष्ण कन्हैया। हम्म, बार 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 आंचल संभालते तू रह रह मन में झुंझुलाए, कभी हम्म, घटासी घिरे गगन में और कभी फागुन पोराए। बरबस तेरी दृष्टि चुरा लें कंगनी से कपोत के जोड़े, हम्म, पहले तो तोड़े गुलाब तू फिर उसकी हम्म, पंखुड़ियां तोड़े। तो ये कविता में मुख्य रूप से क्या है कि जिस प्रकार से जब आप प्रेम में होते हैं तो प्रेम में जो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिटेलिंग, हम्म, डिटेलिंग की ये कविता है जो आपके भावों की एक विस्तृत व्याख्या करती है। और मेरा हमेशा से एक, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बारीकी से लिखने वाले, वस्तुतः कविता में मेरा इस समय जो कहना होता है, मैं फेसबुक के ऊपर मेरा कई बार मैं बोल भी देता हूँ ये चीज कि कमेंट्री मत करो, कविता करो। कविता कोई कमेंट्री नहीं है, कविता कोई व्याख्यान नहीं। कविता में वही स्पर्श करना है जो एक एक कवि को, जो एक आम आदमी स्पर्श नहीं कर पा रहा है, वही कविता है। बिल्कुल। जी। तो बहुत सारे कवि ऐसे हुए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को आज जिस कविता के लिए जाना जाता है, उसने हम्म। झांसी की रानी को आज भी हम सबके बीच में जीवित रखा हुआ। तो कवि की कविता का इतना महत्व होता है। आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, अब 15 अगस्त आ रहा है, तो हम हाँ। चाहेंगे कोई ऐसी कविता जो प्रेरित करती हो आज के युवाओं को भी, और जो देशभक्ति की समा जलाए। जी। तो इसके लिए आपको कम से कम 4-5 मिनट मुझे देने होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मेरी सबसे चर्चित कविता, जो आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन खैर सुभद्रा कुमारी चौहान तो एक इतिहास रच गई। हम तो उस हम कभी कभी हम कहते हैं कि हम खुरच रहे हैं कलम से कागज को, कुछ कभी निकल आता है। तो शायद मेरी हाँ, सर्वश्रेष्ठ कविता है जिसको बहुत लोगों ने गाया है मंच पे। तो मैं उस कविता को आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा हुआ था, एक आपकी तरह ही बड़े मित्र थे मेरे, और मैं उस समय, एक बड़ी रोचक बात ये भी है कि मैंने जब ये कविता लिखी, मैं 21 21 का भी नहीं था, मैं 20 या 19 वर्ष का में था। और आप देखेंगे कि इस कविता का चिंतन इतना पुराना होते हुए भी उसमें कितनी समसामयिकता आज भी है। और उस समय एक युवा 19 वर्ष के कवि की सोच कितनी गहरी उस समय भी थी। हम्म, कविता थोड़ी। है रेखों से धरती, हम्म, अमर कहानी। फिर से मेरे शुरू भारत करें। की आजादी, मेरे हाँ। भारत की आजादी, जिनकी बेमौल निशानी है, जो सींच गए खून से धरती, एक हम्म, उनकी अमर कहानी। हम्म, वे स्वतंत्रता के अग्रदूत, वन दीप सहारा देते थे, खुद अपने घर को जला जला मां को जियारा देते थे। हम्म, उनके शोणित की बूंद बूंद, उनके शोणित की बूंद बूंद इस धरती पर बलिहारी थी, हर तूफानी ताकत उनके पौरुष के आगे हारी थी। माँ की खातिर लड़ते लड़ते, माँ की खातिर लड़ते लड़ते जब उनकी सांसें सोई थी, चूमा था फांसी का फंदा तब मृत्यु बिलख कर रोई थी। हम्म, ना रोक सके अंग्रेज कभी, ना रोक सके अंग्रेज कभी आंधी उस वीर जवानी की, है कौन कलम जो लिख सकती गाथा उनकी कुर्बानी की। है कौन कलम जो लिख सकती गाथा उनकी कुर्बानी की। पर आज से सकती भारत माँ, पर आज से सकती भारत माँ, नेताओं के देखे लक्षण, जिसकी छाती से दूध पिया ये उसका तन करते भक्षण। जब जनता बिलख रही होती, जब जनता बिलख रही होती, ये चादर ताने सोते हैं, फिर निकल रात के साए में ये खूनी खंजर बोते हैं। फिर निकल रात के साए में ये खूनी खंजर बोते हैं। अब कौन बचाए फूलों को, अब कौन बचाए फूलों को, गुलशन को माली लूट रहा, रिश्वत लेते जिसको पकड़ा वो रिश्वत देकर छूट रहा। हम्म, रिश्वत लेते जिसको पकड़ा वो रिश्वत देकर छूट रहा। डाकू भी अब लड़कर चुनाव हर डाकू भी अब लड़कर चुनाव संसद तक में आ जाते हैं, हर मर्यादा को छिन्न भिन्न कुछ मिनटों में कर जाते हैं। यह राष्ट्र अटल, रविसा उज्जवल, तेजोमय सारा विश्व कहे, पर इसको सत्ता के दलाल तम के हाथों में बेच रहे। हम्म, ये भला देश का करते हैं तो सिर्फ कागजी कामों में, भूखे पेटों को अन्न नहीं ये सड़ा रहे गोदामों। अपनी काली करतूतों से बेइज्जत देश कराया है, मेरे इस प्यारे भारत का दुनिया में शीश झुकाया है। पूछो, पूछो उनसे जाकर क्यों है हर द्वार द्वार पर दानवता, निष्कंटक घूमे हत्यारे हैं जार जार क्यों मानवता, खुद अपने ही दुष्कर्मों पर घड़ियाली आंसू टपकाते,
ये अमर शहीदों को भी अब संसद में गाली दे जाते। ये अमर शहीदों को भी अब संसद में गाली दे जाते। खा गए देश को लूट लूट, भर लिया जेब में लोकतंत्र। इन भ्रष्टाचारी दुष्टों का है पाप यज्ञ और लूट मंत्र। हम्म, गांधी, सुभाष, नेहरू, पटेल, देखो छाई ये वीरानी। गांधी, सुभाष, नेहरू, पटेल, देखो छाई ये वीरानी। अशफाक, भगत, बिस्मिल तुमको फिर याद करें हिंदुस्तानी। है कहाँ वीर आजाद और वो खुद ही राम सा बलिदानी। जब लाल बहादुर याद करूं आंखों में भर आता पानी। जब लाल बहादुर याद करूं आंखों में भर आता पानी। जब नमन शहीदों को करता तब रक्त हिलौने लेता है। भारत माँ की पीड़ा का स्वर फिर आज चुनौती देता है। अब निर्णय बहुत लाजमी है। अब निर्णय बहुत लाजमी है। मत शब्दों में ही धिक्कारो। सारे भ्रष्टों को चुन चुनकर चौराहों पर गोली मारो। हम्म, हो अपने हाथों परिवर्तन। हो अपने हाथों परिवर्तन। तन में शौणित का ज्वार उठे। विप्लव का फिर हो शंखनाद। अगणित योद्धा ललकार उठे। मैं खड़ा विश्व गुरु की रज पर। मैं खड़ा विश्व गुरु की रज पर। पीड़ा को छंद बनाता हूँ। यह परिवर्तन का क्रांति गीत। माँ का चारण बन गाता हूँ। माँ का चारण बन गाता हूँ। माँ का चारण बन गाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अ, बीच में बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो आज की व्यवस्था पर प्रहार करती हैं, और कवि के जरिए उस व्यवस्था पर, जैसे आपने आज ये 15 अगस्त को जोड़ के, आजादी को जोड़ के, हमारे नेताओं की चरित्र को जोड़ के आपने व्यवस्था पाई। आज हमारे देश में गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, और महंगा चिकित्सा भी है। इस तरह की चीजों को लेकर आपके मन में कभी शब्द फूटे होंगे, निकले होंगे, तो ऐसी भी व्यवस्था को लेकर जरूर बताइए। जी, मैं समझता हूँ काफी सारी विसंगतियों पर मैंने लिखने का प्रयास किया, लेकिन अ, उत्तरोत्तर जब पहले 10 वर्षों में मैंने भ्रष्टाचार पे बहुत लिखा। जो मेरी पहली कविता समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी वो भ्रष्टाचार पर थी, उस कुंडलिया छंद में थी। तो क्या? मैं कुछ उसको कोशिश करता हूँ सुनाने की। जी जी। फिर मैं एक दो और विषयों पर हाँ कुछ हाँ, चीजें बिल्कुल आपको बिल्कुल। बताने की कोशिश करूंगा। तो वो कविता थी कि वो कुंडलियां थी। कर पापी से दोस्ती, कर खूनी से प्यार। हम्म, भ्रष्टाचारी दौर में देशभक्ति व्यापार। तो देशभक्ति व्यापार सभी आचार शिखंडी। हम्म, संसद की मीनार हुई लाशों की मंडी। हम्म, कोई नहीं आबाद आज आपाधापी से। सब रिश्तों को छोड़ दोस्ती कर पापी से। तो ये वाह, 3 कुंडलियां छपी थी जिसमें से एक ये थी, रिश्वत और भ्रष्टाचार। और ये एक ऐसे विषय थे, क्योंकि मैंने वीर रस की कविताएं सुन सुन करके कविताएं लिखना सीखा, तो ये विषय, व्यंग्य के विषय, वो मेरे प्रारंभिक विषय थे। हम्म, लेकिन जैसे जैसे, एक कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा पढ़ता है और जब वो थोड़ा सा बड़ा होना प्रारंभ होता है, तो विषयों की गंभीरताएं भी बदलती हैं। मूल्यों को, पर्यावरण को, और हम्म, जो मानवीय मूल्य हैं, जब उनका एक ह्रास मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि फिर मैंने एक गजल कही कि परिंदे आसमां छूते ही शजर भूल गए। हम सब जो बड़े शहरों में आ जाते हैं अपने गांव को छोड़ करके, कि परिंदे आसमां छूते ही शजर भूल गए। हम आके शहर अपने गांव का घर भूल गए। हम्म, हम आके शहर अपने गांव का घर भूल गए। और बुलंदी छू के कहा तुमने शुक्रिया सबको। हम्म, बुलंदी छू के कहा तुमने शुक्रिया सबको। माँ ने मांगी थी जो दुआ का असर भूल गए। माँ ने मांगी थी जो दुआ का असर भूल गए। और आप और हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसको हम कंक्रीट का जंगल कहते हैं। बिल्कुल। तब एक शेर पढ़ता हूँ कि सुनिए कि माँ ने मांगी थी जो दुआ का असर भूल गए। कितने ही पेड़ों की लाशों पे रखे हैं पत्थर। हम्म, कितने ही पेड़ों की लाशों पे रखे हैं पत्थर। अपनी बुनियाद को ये सारे शहर भूल गए। कितने ही पेड़ों की लाशों पे रखे हैं पत्थर। अपनी बुनियाद को ये सारे शहर भूल गए। तुमको एक सांप ने काटा तो तुम बहुत रोए। हम्म, तुमको एक सांप ने काटा तो तुम बहुत रोए। हम तो इंसान के कांटे का जहर भूल गए। हम तो तुमको एक सांप ने काटा तो तुम बहुत रोए। हम तो इंसान के कांटे का जहर भूल गए। धड़कनें होंगी बंद, सांसें रुक जाएंगी। मर न जाएंगे अभी तुमको अगर भूल गए। तो जिस जिस तरह से मैं बड़ा होता गया, मुझे लगा कि रिश्ते, गांव, शहर, पर्यावरण,
और मानवीय मूल्य, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो एक बहुत बाद में आता है, जब हमारे नैतिक मूल्य खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरी कविताओं के विषय भी बदलते रहे, विधाएं भी बदलती रही। मैंने कुंडलिया छंद से शुरू किया, पादाकुलक छंद में लिखा, और अब मैं गजलें लिखता हूँ। और पिछले कई वर्षों से मैं गजलें लिखता तो जो गजलों में भी बहुत सारे, जैसे मैंने तो बशीर बद्र जी को भी सुना है यहाँ हूँ। पे, बड़े अच्छे अच्छे लोग, सागर खयामी जी को सुना है, मतलब बहुत अच्छे हम्म। लोगों को हमने यहाँ बैठ के सुना। नोएडा जैसे शहर में मौका मिला था। और नीरज जी को तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलके उनका इंटरव्यू लिया था। हम्म। तो ऐसे लोगों के साथ मिलने के बाद आपके मन में जो अभी तक, क्योंकि बहुत सारी आपकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि अभी एक को चूज करना बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि लिखी होगी इतनी सारी, जी जी जी, लेकिन इस समय बिल्कुल। का जो है, जो व्यवहारिक है, सामयिक है, इस समय के हिसाब से कोई ऐसी हाँ। कविता, गजल या कुछ ऐसी चीजें सुनाइए, क्योंकि आपने साथ हम्म। लघु कथा भी लिखी है। हाँ, मैं और लघु हाँ, कथाएं भी मैंने हाँ, तो लिखी हैं। आपके इस इसके जो सर्वश्रेष्ठ आप जिसको मानते हैं कि ये है, जिसको आप अपने, मतलब हमारे जो दर्शक हैं उन तक भी, और आप अपने प्रशंसकों तक भी जी, पहुंचाना चाहते हैं। जी। मैं समझता हूँ कि तीन जैसे मेरी सर्वश्रेष्ठ कविताएं, एक तो जो सींच गए खोसे धरती मैंने आपको सुनाई, दूसरी एक गजल मैंने अभी सुनाई, एक और हाँ। गजल मैं सुनाऊंगा। जी। और इसकी एक पूर्व पीठिका ये है कि एक दिन मेरे पास बाल स्वरूप राही जी का फोन आया। अच्छा। तो जब मैंने ट्रू कॉलर पे देखा बाल स्वरूप राही, तो मेरा तो मतलब एकदम मैं अभिभूत हो गया कि इतने बड़े साहित्यकार मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। तो उन्होंने हम्म, मुझे कहा कि अरुण जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आपकी एक गजल मैंने अभी अभी व्हाट्सएप के ग्रुप पे देखी है और मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा कि मैं फोन करके आपको बधाई दूं। तो ये एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी। तो मैंने उनको कहा, और वो मेरी गजल वहां पढ़ने लग गए, उन्होंने साथ साथ में उस गजल को पढ़ना शुरू कर दिया। तो हाँ, मुझे लगा कि शायद मैंने सच में एक बहुत अच्छी गजल कही है। तो मैं समझता हूँ कि वो गजल मैं अब आपके दर्शकों के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ गजल के रूप में सुनाने की वो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। जी जी। तो गजल है कि जिस्म भीगा, शबाब भीगा है। जिसम भीगा जिस्म स्वभाव। भीगा, शबाब भीगा है, हुस्न यूं बेहिसाब भीगा तो है। जिस्म भीगा, शबाब भीगा है, हुस्न यूं बेहिसाब भीगा है। और शेर देखिए कि मैंने आंसू से दोस्ती कर ली। तो मैंने आंसू आंसुओं से से दोस्ती दोस्ती। कर ली, मेरी आंखों में ख्वाब भीगा है। मैंने आंसू से दोस्ती कर ली, हम्म, मेरी आंखों में ख्वाब भीगा है। और उसने रोते हुए लिखा होगा, उसने रोते हुए लिखा होगा, मेरे खत का जवाब भीगा है। उसने रोते हुए लिखा होगा, मेरे खत का जवाब भीगा है। और अगले शेर में एक शब्द आएगा कि शब्द है आफताब। मैं समझता हूँ मेरा सबसे अच्छा शेर है। आफताब होता है सूरज। और मेरा एक काव्य संग्रह है जिसका नाम भी है सर्द धूप के टुकड़े। हम्म, तो ये शेर, ये काव्य संग्रह इसी शेर से आया कि उसने रोते हुए लिखा होगा, मेरे खत का जवाब भीगा है। दे रहा सर्द धूप के टुकड़े, हम्म, दे रहा सर्द धूप के टुकड़े, इस हम्म, कदर आफताब भीगा है। दे रहा सर्द धूप के टुकड़े, इस कदर आफताब भीगा है। दिल, दिल अभी मिल के आया दिलबर से, दिल अभी मिल के आया दिलबर से, खुशबुओं से जनाब भीगा है। हम्म। खुशबुओं से जनाब भीगा है, जिस्म भीगा, शबाब भीगा। एक शब्द है धन्यवाद। माँ। आपने जी। कभी रिश्तों पे जो आपने बोला, तो रिश्तों पे कोई ऐसी कविता सुनाइए जो मतलब अंदर तक झकझोर देगी, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते हैं, माँ है, पिता है, और भी रिश्ते हैं बहुत सारे। मैं यहाँ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैंने समाज के लिए बहुत अधिक लिखा, तो मैंने एक, विनोद जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि लोग रिश्तों पर तो बहुत लिखते हैं, हाँ। स्वयं पर नहीं लिखते। हाँ। मैंने स्वयं से एक रिश्ता बनाया, हाँ। अपने आप से एक रिश्ता बनाया, और अपने आप को मैंने समझने की कोशिश की।
और जब मैंने अपने आप को समझा, जैसे एक शेर मैंने माँ पर ये कहा था कि बुलंदी छू के कहा तुमने शुक्रिया सबको, माँ ने मांगी थी जो दुआ का असर भूल गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने खुद से जो रिश्ता बनाया, मैंने उस पर काफी कुछ लिखा। हम्म। और उस संदर्भ में एक छोटा सा गीत है, अगर समय हो हमारे पास तो मैं। हाँ, हमारे पास है, 2 मिनट हैं। आप 1 मिनट में, 1.5 मिनट में सुनाइए, 1 मिनट में बल्कि। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने स्वयं से जो मेरा रिश्ता है उस पर मैंने एक गीत की कुछ पंक्तियां हैं हम्म। कि संवादों के बीच खड़ा हूं मौन हुआ, संवादों के बीच खड़ा हूं मौन हुआ, हम्म। तू भी मुझको लूट लूट कर चलता बन, संवादों के बीच खड़ा हूं मौन हुआ, दुनिया देखी चेहरा बदला, खुद से खुद का पहरा बदला, अंतस का मीठा स्वर बदला, शांतिमयी सुरभित घर बदला, अंतस का मीठा स्वर बदला, शांतिमयी सुरभित घर बदला, समझ न पाया यह परिवर्तन, समझ न पाया यह परिवर्तन, मैं कब कौन हुआ, संवादों के बीच खड़ा हूं मौन हुआ। और इसी गीत का एक बंद है, सबसे सबसे बड़ा जो दर्द होता है जीवन में, वो स्वयं को बदलने का दर्द, जो आप नहीं चाहते। कि हम्म। बाजारों में बिकने आया, जो न था वो दिखने आया, बाजारों में बिकने आया, जो न था वो दिखने आया, अपनी हर पहचान को खोया, हाँ ये अंतर मन तब रोया, कोमल बहुत उंगलियों सुंदर, से मैंने जब अंगार छुआ, संवादों के बीच खड़ा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आपके साथ बड़ी दिलचस्प चर्चा रही, और बहुत आपने महत्वपूर्ण अ, संवेदनशील मुद्दे भी उठाए, और आपने बहुत, आपके इस आज के चर्चा से आपका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व सामने आया है। उम्मीद करेंगे दर्शक इसको जरूर पसंद करेंगे, और अगले एपिसोड में हम किसी नए शख्स के साथ मिलेंगे। आपने अरुण जी बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं एक बात अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा NoidaKhabar.com यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ऐसे ही आपको नए व्यक्तित्व से मुलाकात होती रहेगी। और अब हम विदा लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में, फिर मिलेंगे दोबारा। बहुत